नमस्कार साथियों, गुड इवनिंग। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का गवर्नमेंट एजुकेशन में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट नंबर 2 लगाने वाले हैं। जो आने वाली जो परीक्षा है, जैसे कि एमपी ग्रुप 4 हो गया और फॉरेस्ट गार्ड हो गया, पटवारी का ऑलरेडी पेपर हो चुका है। तो जिसके अभी तक जितने भी शिफ्ट हुए हैं, तो मेरे पास जितनी भी पीडीएफ आएंगी उनकी मैं आपको क्वेश्चन कराने वाले हूँ। तो जल्दी जो है वो वही क्वेश्चन मैं आपको कराऊँ, क्योंकि वही स्टैंडर्ड आपको एमपी ग्रुप 4 और फॉरेस्ट गार्ड में देखने को मिलेगा, अलग से नहीं देखने को मिलेगा। तो बहुत हेल्पफुल रहने वाले हैं जो आपके प्रीवियस ईयर यानी पटवारी के पेपर में मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया, जीके हो गया और अन्य सभी सब्जेक्ट हुए। ओके। तो चलिए हम पहले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। और पहला क्वेश्चन आप देख रहे हो यहाँ पर 2 की पावर यहाँ पर दी हुई है 35 -1 और 2 की पावर 91 -1 दोनों को विभाजित करने वाली सबसे बड़ी संख्या आपसे पूछी गई है, कौन सी है? 34, 90, 127 या 129। तो कौन सी हो जाएगी? क्योंकि सबसे बड़ी इसमें जो है वो, अगर मैं इसमें विभाजित करता हूँ तो सबसे बड़ी संख्या आपसे पूछेगी। तो देखिए, आपको ऐसे क्वेश्चन कभी भी आपको ऐसे देखने को मिले तो आपको करना क्या है, आपको इसमें क्या करना है, हाईएस्ट कोएफिशिएंट फैक्टर आपको देखना है। ठीक है ना। हाईएस्ट कोएफिशिएंट फैक्टर आप कैसे निकालोगे इसका? तो इसको मैं किस तरीके से लिख सकता हूँ, 2 की पावर 7 5। यहाँ से आप देखोगे तो 7 पंजे 35 दोनों ही होता है, तो 35 पावर ही आएगी -1। और इसको मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर 7 इंटू 13 है ना, 13 7 91 होता है। तो ये इस तरीके से हो जाएगा और -1 हो जाएगा। तो यहाँ से आप देखोगे कि इन दोनों में कॉमन क्या देखने को मिल रहा है, 2 की पावर 7 -1। ओके। तो इसे हम सॉल्व करेंगे, यही हमारा आंसर होगा। यही जो संख्या रहेगी वही संख्या इन दोनों में अगर मैं विभाजित करूंगा तो पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा ये। तो 2 की पावर 7 कितना होता है? 2 की पावर 7 होता है 128 और -1 है, तो इसको हम देखेंगे 127 यानी 127 इसका आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। तो आगे कभी भी आपको ऐसा क्वेश्चन देखने को मिले तो याद रख लेना, ये से क्वेश्चन जो है वो पटवारी में भी आए क्वेश्चन है, तो आपको आगे भी देखने को मिल सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर 10 का अधिकतम घातांक क्या है जो गुणनफल को विभाजित करता है? तो यहाँ से आप देखोगे 29, 28 डॉट 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 यहाँ तक जो है वो 1 तक है। तो इसे हम एक तरीके से समझ सकते हैं कि फैक्टोरियल 29 है। भाई फैक्टोरियल 29 को भी तो हम ऐसे ही लिखेंगे, फैक्टोरियल 29 है। हमसे ये पूछा गया कि 10 का अधिकतम घातांक क्या होगा। ठीक है, 10 का अधिकतम घातांक आपको निकालना है, क्या होगा। तो यहाँ पर आप देखोगे कि इसमें जो है वो आपको यहाँ पर 5 भी देखने को मिलेंगे, फिर उनका मल्टीप्लाई करोगे तो में तो 10 हो जाता है। तो इस तरीके से हमें 10 के घातांक निकालना है। तो आप क्या करोगे, सीधा सीधा तो इसमें जो है वो 29 में मैं सीधा सीधा जो है वो 5 का डिवाइड करूंगा। तो 5 का करूंगा तो यहाँ से आप देखोगे, क्योंकि 10 का घातांक यानी 5 से सीधे सीधे डिविजिबल हो रही है ना, तो यहाँ से आप देखोगे ये कितनी बार जाएगा, 25 यानी 5 बार जाएगा। ओके। और इसी तरीके से फिर एक बार और करूंगा मैं इसको 25 से, तो यहाँ से ये एक बार ये जाएगा। तो 5 तो ये हो गया, एक ये हो गया, 5 + 1 यानी 6 जो है वो इसका आंसर आ जाएगा, यानी सी ऑप्शन जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। ओके। तो इस तरीके से जो है वो आपको ऐसा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करना है। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। यहाँ पर देखिए, यदि समीकरण x² - bx + c = 5 दिया हुआ है, मूलों का अंतर हमें 5 दिया हुआ है, तो हमें बताना है कि इनमें में से कौन सा सही है। इसमें से आपको बताना है कौन सा सही होगा। ओके। बहुत ही शानदार प्रश्न है। आप ऐसे क्वेश्चनों को कैसे करोगे? देखिए, हमसे यहाँ पर क्या बोला गया है कि मूलों का अंतर जो है वो समान कहा, मूलों का अंतर जो है वो हमसे कहा गया है 5 है। x² - bx + c तो मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता? भाई ऐसे लिख सकता हूँ ना, x - bx + c = 5 को 5 को मैं इधर ले आया, तो इस तरीके से हमें देखने को हो रहा है। अब देखिए, आपको इसके मूल पता हो तो ठीक है, लेकिन अगर आपको मूल नहीं पता हुआ है तब आप क्या करोगे? मूलों का अंतर हमें जो है वो 5 गया है, तो अल्फा इंटू बीटा। चलो मैं मान लेता हूँ कि ये 6 है और इसका 1 है, तो इन दोनों का अंतर आप देखोगे कि 5 हमें देखने को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ये मैंने मान लिया है। अब इसमें हमें देखिए क्या, सीधा सीधा अगर हम इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हैं, तो मैंने आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताया कि स्टैंडर्ड समीकरण क्या रहता है। स्टैंडर्ड समीकरण जो रहता है हमारा, अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0, यही रहता है। तो ये अल्फा बीटा का मान है, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इन दोनों को जोड़ूंगा यानी अल्फा प्लस बीटा को, तो 7x ये हो जाएगा, ये x है। ओके। और यहाँ पर आप देखोगे 6 = 0 हो जाएगा। अब आप देखिए, ये हमें समीकरण ऑलरेडी दिया हुआ था, ये हमारा नया है,
तो इसको कंपैरिजन हम करेंगे, ठीक है ना, इसका हम कंपैरिजन करते हैं। तो यहाँ से देखिए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी माइनस 5 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप देखोगे बी की वैल्यू तो हमें 7 मिल रही है, और यहाँ से आप देखोगे सी माइनस 5 इक्वल टू 6 दिया हुआ है, तो सी की वैल्यू यहाँ से हमें देखने को मिल जाएगी 11। दोनों की वैल्यू हमें पता पड़ गई, बी और सी की। अब मैं बी और सी की वैल्यू इनमें रख सकते हैं, और जिसमें ये सेटिस्फाई कर जाएगी वही हमारा आंसर होगा। जैसे कि बी की वैल्यू 7 रखूंगा तो यहाँ पर देखिए ये कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा, और सी की वैल्यू कितनी है 11, तो यहाँ से ये 44 तो ये हो जाएगा प्लस 5, यानी आप देखोगे ये भी हो जाएगा 49। तो 49 यहाँ पर भी है, 49 यहाँ पर ही है, यही हमारा आंसर होगा। बाकी आप और सब में वैल्यू पुट करोगे तो आंसर जो है वो सेम नहीं देखने को मिलेगा, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, यानी ए ऑप्शन जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। ओके, अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ही शानदार। ये वाला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, इस क्वेश्चन में हमें वेन डायग्राम से हमें सॉल्व करना है, और वेन डायग्राम आपको बनाना आना चाहिए, ठीक है ना। देखिए 50 लोगों की एक पार्टी में 75 लोग चाय लेते हैं, 60 लोग कॉफी लेते हैं, 50 लोग दूध लेते हैं। उनमें से 15 चाय और कॉफी दोनों लेते हैं, लेकिन दूध लेने वाले कोई भी व्यक्ति चाय नहीं लेता है। यदि पार्टी में प्रत्येक व्यक्ति कम से कम एक पेय लेता है, एक पेय मतलब कुछ भी एक ले सकता है। ऐसा क्वेश्चन मैंने पहले भी कराया हुआ क्वेश्चन है, और ये अभी हाल ही में जो है वो एक लेटेस्ट एग्जाम हुआ था सीडीएस का, उसमें ये आया हुआ क्वेश्चन है। तो आपको क्वेश्चन कहीं से भी देखने को मिल सकते हैं। तो केवल दूध लेने वाले व्यक्तियों की संख्या हमें बतानी है, क्या होगा। वेन डायग्राम मैं बताऊंगा इस तरीके से। 3 चीजें हैं, पहली बात तो है ना, तो 3 मैंने इस तरीके से कर लिया। चलो ये मान लेता हूं मैं टी है, ओके, ये टी, और इसको हम कॉफी, और इसको हम क्या कर ले लेंगे, चाय कॉफी और दूध मिल्क, ओके, मिल्क हो जाएगा। अब आप देखिए यहाँ पर चाय और कॉफी दोनों लेते हैं, कौन, 15 व्यक्ति, चाय और कॉफी, यानी 15 में हमारा ये आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, ठीक है, 15 में ये आ जाएगा। अब आप समझिए चाय लेने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी है, 15 तो ये हो ही चुके हैं, 75 है, तो 75 में से 15 घटाऊंगा तो कितने बचेंगे, 60 बचेंगे, तो 60 ये हो जाएगा। इसी तरीके से कॉफी देखिए 60, 15 ऑलरेडी हैं, तो यहाँ पर कितना बचेगा हमारा, 45 बचेगा। ओके, आगे देखिए क्या बोला गया है कि लेकिन दूध लेने वाले कोई भी व्यक्ति नहीं है, यानी दूध मतलब इतना में कोई भी व्यक्ति हमें देखने को नहीं मिल रहा है, केवल दूध लेने वाले, ठीक है। लेकिन दूध लेने वाले कोई भी व्यक्ति चाय नहीं लेता है, तो चाय नहीं लेता, यानी ये वाला पोर्शन जो लेगा, अगर कोई दूध लेता है तो वो चाय नहीं लेगा, ठीक है। यदि पार्टी में प्रत्येक व्यक्ति कम से कम एक पेग लेते हैं, तो हमें बताना है कि केवल दूध लेने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी होगी। अब आप देखिए यहाँ पर आप देखोगे कि केवल दूध लेने वाले व्यक्तियों की संख्या, तो इसमें हमें पता नहीं है भाई कितना डाटा है, लेकिन एक चीज आप समझ सकते हो, ये पूरा जब आप टोटल करोगे यहाँ पर, ठीक है ना, टोटल क्या क्या करना रहेगा आपको, टोटल करना रहेगा यहाँ पर हमें 15 तो ये हो गया, 45 ये हो गया, और 60 ये हो गया। कहीं और डाटा तो नहीं दिया हुआ है, चलो नहीं दिया, कोई बात। अब आप देखिए इसका तो हमें 0 रहेगा, क्योंकि जो दूध पीते हैं वो चाय नहीं लेते, है ना। यहाँ पर लिखा हुआ है दूध लेने वाले कोई भी व्यक्ति चाय नहीं लेते, तो ये 0 हो जाएगा सीधा सीधा सा। और बाकी का आप देखोगे यहाँ पर हमें ये कितना देखने को मिल जाएगा, ये हमें जो है वो कितना देखने को मिल जाएगा, तो ये हमें देखने को मिल जाएगा 20 कैसे। अब आप देखिए 60 और 60 प्लस 15 और प्लस 45 होंगे कि नहीं होंगे, इनको आप जोड़ोगे तो ये कितना हो रहा है हमारा, 7 और 4 11, 120 हो रहा है। जबकि हमें देखिए यहाँ पर 150 लोग हैं, 120 120 और 150 में से घटाऊंगा तो 30 बचेगा कि नहीं बचेगा, समझ गए, 30 बचेगा। अब आप ये 30 20 तो ये है, तो 30 जो बच रहा है हमारा वो मिल्क हो जाएगा, तो इसका आंसर दरअसल हो जाएगा हमारा 30 जो है वो इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, 30 इसका आंसर हो जाएगा। एक बार फिर से समझिए, क्योंकि एक बार में नहीं आया होगा समझ में क्या कैसा किया है। देखिए 15 ऐसे व्यक्ति हैं जो चाय और कॉफी दोनों लेते हैं, तो 15 को मैंने यहाँ पर लिख लिया, चाय और कॉफी दोनों, ठीक है, ये दोनों जो है वो चाय और कॉफी में आ रहे हैं। इसमें से बात की जाए तो 60 लोग कॉफी लेते थे, 15 तो ऑलरेडी आ चुके हैं, 45 और बचे, तो ये आ गया हमारा। इसी तरीके से 75 लोग चाय पीते थे, तो 60 और 15 75 हो गया, ठीक है। लेकिन दूध लेने वाले कोई भी व्यक्ति चाय नहीं लेते, तो ये वाली संख्या जो हो जाएगी वो 0 हो जाएगी। यदि पार्टी में कम से कम एक पी लेते हैं, तो केवल दूध लेने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी होगी, केवल दूध लेने वाले व्यक्ति। अब आप देखोगे इनको जोड़ोगे
ठीक है। इनको जोड़ोगे तो आपने देखा कि 120 आ रहा है, जबकि हमारे पास तो 150 लोग हैं। तो हमने देखा कि 30 लोग जो है वो ये बचे हुए, 30 बचे हुए हैं, ठीक है। या फिर आप ऐसे भी समझ सकते हो कि 120 तो यही हो जाएगा हमारा, ठीक है, 120 ये हो जाएगा, और 50 लोग दूध लेते हैं, तो 120 ये आप देख रहे हो यहाँ पर, और 50 मैं इसमें ऐड कर दूं तो ये हो जाता है हमारा 170 हो जाता है, हो जाता है कि नहीं होता। लेकिन हमारे पास 150 ही व्यक्ति हैं, तो 150 अगर मैं इसमें से घटाता हूँ तो हमने देखा कि 20 व्यक्ति ऐसे होंगे जो कॉफी और मिल्क पिएंगे, तो यहाँ पर हमारा 20 व्यक्ति आ गया था कि नहीं आ गया था, जो मैंने आपको लिख दिया था, क्योंकि हमें जो है वो यहाँ पर सीधा सीधा बोल रहा है 50 लोग दूध पीते हैं, तो 50 लोग दूध तो पीते हैं, तो 50 लोगों में दूध वाला ये वाला पोर्शन रहा पूरा, है ना, और इसमें जो है वो कॉफी भी आ गई, तो जो हमारा 20 जो आया है, तो इसमें कॉफी और मिल्क, 20 ऐसे व्यक्ति हैं कॉफी मिल्क पीते हैं, तो बाकी के जो बचे हुए अगर आप इन सबको जोड़ोगे, है ना, इन सबको जोड़ोगे तो देखिए यहाँ पर ये कितना हो रहा था हमारा 120, तो ये हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा, तो 30 बचेगा सीधा सीधा सा, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, यानी सी ऑप्शन जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। ओके, सी ऑप्शन जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा 2-3 बार देखना, आ जाएगा समझ में। अगर नहीं आया तो फिर से मैं एक बार समझा दूंगा, क्योंकि मुझे पता है कुछ लोगों के जो है वो बिल्कुल पल्ले नहीं पड़ा होगा। थोड़ा अच्छी लेवल का क्वेश्चन है, देखिए एक बार फिर से मैं आपको शुरुआत से फिर से समझाता हूँ, जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन भी आपको देखने को मिले हैं। 3 सर्कल बनाएंगे, ये मैंने बना लिया, ये हमारा टी का है, ये हमारा कॉफी, ओके, और ये हमारा मिल्क का हो। अब आप देखिए, चाय, कॉफी, 15 व्यक्ति, तो ये मैंने 15 यहाँ पे लिख दिए, ठीक है। उसमें से आप देखोगे कि 75 लोग चाय पीते हैं, तो 15 लोग ऑलरेडी आ चुके हैं चाय वाले पोर्शन में, तो यहाँ पर हमारा कितना बचेगा, 60 बचेगा, ठीक है। इसी तरीके से मैं 45 यहाँ पे लिख दूंगा, क्योंकि 60 लोग कॉफी पीते हैं, तो 15 आ चुके हैं, तो 45 हो गए, ओके। अब 50 लोग आपने देखा कि दूध पीते हैं, अगर आप इनको जोड़ते हो 60, 15, 45, 0, 7, 8, 8, 4, 12, यानी 120 हो, 120 ये हो गए। लेकिन दूध वाले तो हमने अभी काउंट ही नहीं किए हैं, तो 120 में अगर मैं 50 और जोड़ दूं तो ये हो रहा है 170। लेकिन हमारे पास तो 150 ही लोग हैं, और 150 में से अगर इससे घटाता हूं तो हमने देखा कि 20 ये व्यक्ति जो आ रहे हैं, 20 जो व्यक्ति आए हैं वो दरअसल कौन से आए, क्योंकि टी वाले तो होंगे नहीं, क्योंकि टी तो पी ही नहीं रहे ना, जो दूध पीते हैं वो कभी टी नहीं पीते, सीधी सी बात है। तो ये हमारा कॉफी पियेंगे फिर तो सीधा सीधा, तो ये कॉफी आ गया। उसके बाद आप देखिए, अब इनको आप जोड़ोगे यहाँ पर, तो 120 तो यही था हमारा, 30 ये हो जाएगा, तो बाकी का जो 50 लोग दूध पीते थे, तो 20 इसमें आ गए, तो बचे कितने, 30 बचे हमारे, तो 30 व्यक्ति जो होंगे वो केवल दूध ही पी। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करें। ये वाला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, ABCD E एक व्यवसाय शुरू करते हैं, 2:3:4:5:6 के अनुपात में पूंजी निवेश करते हैं, परंतु उनके द्वारा लगाए गए समय का अनुपात हमें इतना दिया हुआ है सभी का, ठीक है। यदि बांटा जाने वाला निवेश किए गए समय और पूंजी के अनुक्रमानुपाती है, तो सबसे अधिक लाभ किसे प्राप्त होगा। तो ये तो आसान है, ABCD और E। ये कितना, 2, 3, 4, 5, 6, समय इंटू 6 करूंगा, इसमें भी इंटू 5 इसमें करूंगा, इंटू 4 इसमें करूंगा, इंटू 3 इसमें करूंगा, इंटू 2 इसमें करूंगा। तो अब देखोगे ये तो 12 हो रहा है, ये 15 हो रहा है, ये 16 हो रहा है, ये 15 हो रहा है, ये 12 हो रहा है। सबसे अधिक किसकी है, सी की है, यानी यही हमारा आंसर हो जाएगा, यानी फर्स्ट ऑप्शन जो है वो आंसर हो जाएगा। तो सबसे अधिक लाभ जो है वो सी को मिला। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, ऐसे क्वेश्चन काफी पूछे गए हैं पटवारी के एग्जाम में, और टाइम एंड वर्क के मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा, बाकी के भी कराऊंगा। ए एक कार्य को बी की तुलना में दुगनी गति से करता है, ए एक कार्य को बी की तुलना में दुगनी गति से करता है। इसके अलावा बी उसी कार्य को सी की तुलना में 1.5 गुना करता है। ओके, सभी ने मिलकर जो है वो कार्य कितने 12 दिन में समाप्त किया, यानी ए प्लस बी प्लस कितने दिन में, 12 दिन में समाप्त कर दिया। तो सी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, ठीक है, सी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। तो सबसे पहले हमें एबीसी का रेशियो पता पड़ जाए, यानी इनकी क्षमता पता पड़ जाए, तो बहुत ही अच्छी बात है।
यहाँ से अगर मैं क्षमता निकालता हूँ तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, A/B यानी 2:1 लिख सकता हूँ, और इसको लिखूंगा यहाँ पर B/C यानी इसको मैं काटूंगा यहाँ पर, तो 5×15 और 5 10, ठीक है ना। B की वैल्यू 3 है, B की वैल्यू 1 है, तो इसको बराबर कर दूंगा यहाँ से, तो ये 6/3 हो जाएगी, यानी A की 6 हो जाएगी, B की 3 हो जाएगी, और C की जो है 2 ही रहेगी। तो ये क्षमता आ चुकी है, हमारी क्षमता है ये। ठीक। तो हमने देखा कि टोटल वर्क कैसे निकालोगे आप, ये इतने दिन कार्य लग रहे हैं 12 दिन में, टोटल वर्क हम निकाल सकते हैं यहाँ से, इन सभी का जो है वो आप देखोगे जोड़ोगे तो 9 11 हो जाएगा ये। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, कुल कार्य यानी टोटल वर्क आ जाएगा। अब हमसे ये बोला गया कि सी अकेला कितने में, तो सी आप देखोगे इसकी क्षमता कितनी है, 2, टोटल वर्क कितना है, तो सी के द्वारा आप देखोगे 12×11/2 यानी 2×6 = 12 यानी 66 डे जो है वो इसका आंसर आ जाएगा, यानी हमारा आंसर आ जाएगा इसका डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, ये वाला क्वेश्चन ये भी बहुत ही शानदार है। 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 12 दिया हुआ है, यदि संख्या को अदल बदल दिया जाए तो संख्या 18 बढ़ जाती है, तो संख्या में अंकों के बीच का अंतर पूछा गया हमसे कितना होगा। देखिए 2 अंकों की संख्या है, चलिए हमने मान लिया कि x और y ये 2 अंकों की संख्या है। ओके, इसे आप ऐसे मत करो, या फिर ऑप्शन वैसे भी कर सकते हो, कैसे कर सकते हो, देखिए 2 अंकों की संख्याओं का योगफल, 2 अंकों का, चलो मैं मान लेता हूँ, कौन सी संख्या मानूं कि अगर उन दोनों संख्याओं का योग करूं तो मुझे 12 देखने को मिलता है, 7 और 5, 7 और 5 12 होता है कि नहीं होता है। तो मैंने मान लिया कि भाई 75 एक ऐसी संख्या है, अगर मैं इनके संख्याओं का योग करता हूँ तो मुझे 12 देखने को मिल रहा है, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसके अंक बदल दूं, जैसे कि यहाँ पर ये 7 5 है, तो ये 5 7 कर दूं, तो अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस लूँ 75 का और 57 का, तो इन दोनों के बीच में हमें अंतर कितना देखने को मिल जाए, 18 देखने को मिल जाए, ठीक है ना, 18 देखने को मिल जाए। तो 18 आप देखोगे, आप 18 आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो ये यहाँ पर देखिए ये तो 8 आ जाएगा, और ये बिल्कुल 18 हमें देखने को मिल रहा है दोनों का अगर डिफरेंस लेता हूँ, तो यही हमारी संख्या हो जाएगी दरअसल। तो हमसे ये बोला गया दोनों के अंतर, दोनों का अंतर निकाल लो भाई, 7 में से 5 जाएंगे तो 2 बचेगा, आंसर आ जाएगा हमारा बी। आसान ही था ये तो, मतलब जितना मैं बड़ा दिख रहा था उससे भी बहुत ही सिंपल है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, समझने की कोशिश कीजिएगा, ऐसे क्वेश्चन ही आपको देखने को मिल रहे हैं थोड़े लेंदी टाइप के। एक रेलगाड़ी को विपरीत दिशा में जा रही दूसरी रेलगाड़ी में यात्रा कर रहे एक व्यक्ति को पार करने में 10 सेकंड लगते हैं, जबकि यदि दोनों रेलगाड़ियां समान दिशा में जा रही हैं, इसमें 20 सेकंड लगते हैं, ठीक है। अगर समान दिशा में जा रही है तो उसको पार होने में 20 सेकंड लगते हैं। पहली रेलगाड़ी की जो लंबाई है वो 200 है, दूसरी रेलगाड़ी की 150 है, तो पहली रेलगाड़ी की आपको 4 निकालनी है। इसको आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि दूसरी रेलगाड़ी से हमें कोई मतलब ही नहीं है, उसमें जो बैठा व्यक्ति है या खड़ा व्यक्ति है उसी से मतलब है, सीधी सी बात है। तो हमने देखा कि जब वो विपरीत दिशा में जा रही थी, यानी ट्रेन की लंबाई 200 है, ठीक है, व्यक्ति का हम नेगलेक्ट ही मानते हैं, सीधी सी बात है। तो हमने देखा कि जो ट्रेन की स्पीड है और जो व्यक्ति की स्पीड होगी, यानी जो पर्सन है उसकी स्पीड मतलब ट्रेन की दूसरी वाले की, तो ये किसके बराबर हो जाएगी, 10 सेकंड के बराबर हो जाएगी, क्योंकि हमें यहाँ पर सीधा सीधा सा यही बोला गया था कि 10 सेकंड में वो पार हो। जोड़ा मैंने इसलिए क्योंकि वो एक दूसरे के विपरीत दिशा में जा ओके, अब क्या होता है, वो समान दिशा में जाती हैं, तो समान दिशा में क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाएगा, और ये कितने में 20 सेकंड में पार करती है, ये जो है वो एक ही दिशा में जा रही है। अब यहाँ पर हमें सीधा सीधा सा इक्वेशन बन जाएंगे, तो इसको आप देखोगे पी एस प्लस पी एस इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा हमारा 20 के बराबर हो जाएगा, भाई इसको यहाँ से काट दूंगा ना, और इसको यहाँ से 10 के बराबर हो जाएगा, तो पी एस माइनस पी एस इक्वल टू ये 10 के बराबर। सॉल्व कर लो, ट्रेन की स्पीड यहाँ से निकालोगे तो पी एस इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा, 15 आ जाएगा, है ना, 15 आ जाएगा भाई, 2 TS हो जाएगा, ये सीधा सीधा सा, इतना तो आपको कर लेना चाहिए। 15 आ गया यहाँ पर। हमसे पूछा गया है रेलगाड़ी की चाल, ट्रेन की चाल पूछी गई थी, तो 15 मीटर पर सेकंड है ये, लेकिन हमें किलोमीटर प्रति घंटा में निकालना है, तो आप निकालोगे 15 इंटू 18/5 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये किलोमीटर पर आवर में आ जाएगी। तो 5 ये 15, ये और 18 ये 54 किलोमीटर पर आवर जो है वो इसका आंसर आ जाएगा, यानी सी ऑप्शन जो है वो इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही आपको बड़ा सा दिख रहा होगा लेकिन बहुत है आसान। ABCDEF दिया हुआ है, इसमें हमें 2A बराबर
3b बराबर 6c बराबर 9d बराबर 12e बराबर 18f दिया हुआ है, तो हम संतुष्ट करता है, तो इसका हमें मान निकालना है। यानी हमें जो दिया हुआ है यहाँ पर इस तरीके से दिया हुआ है c प्लस d प्लस e प्लस f। तो आप ऐसे क्या करो, इन संख्याओं को एक काम करो, इनको सभी को देखिए क्या करना है, बहुत आसान सा कर सकते हो। इसे के भी मान सकते हो, पर के में मत माना करो, आप संख्या मान लिया करो कोई भी। सी 9d इक्वल टू 12e इक्वल टू 8f। तो मैं इन सभी को चलो मान लेता हूँ 18 के बराबर ही मान लेता हूँ, क्योंकि सबसे बड़ी 18 ही दिख रही है, तो इन सबसे कट जाएगी। इन सभी को मैंने 18 के बराबर मान ली, तो यहाँ से मैं ए की वैल्यू निकाल सकता हूँ, क्योंकि 2a की वैल्यू 18 के बराबर ही होगी ना, तो ए की वैल्यू यहाँ से आप देखो कितना हो जाएगा, 9 आ जाएगा। इसी तरीके से बी की वैल्यू निकाल सकता हूँ, 3 6 18 यानी 6 आ जाएगी। ओके, इसी तरीके से सी की वैल्यू निकाल सकता हूँ, 3 6 18 3 आ जाएगी, और डी की वैल्यू यहाँ से 9 दून 18 आ जाएगी, और ई की वैल्यू यहाँ से आप देखोगे तो 18/12 यानी कितना हो जाएगा हमारा 12 एकन 12 12 पंजे 60 यानी 1.5 आ जाएगी। और इसी तरीके से एफ की वैल्यू निकालूंगा तो 18 एकन 18 यानी 1 आ जाएगी। बस सीधी वैल्यू आ गई, इसमें हम पुट कर देंगे। तो ए की वैल्यू हमें 9 है, प्लस बी की वैल्यू 6 है। थोड़ा नॉइज आ रहा होगा बगल से, पता नहीं क्या चल रहा है, डॉक्टर पी से बज रही है। ओके, थोड़ा मैं इसको गेट लगा लेता हूँ। चलिए देखिए, हमें यहाँ पर ए और बी की वैल्यू मैंने पुट कर दी। सी की वैल्यू हमारी कितनी थी 3 प्लस डी की वैल्यू 2 प्लस ई की वैल्यू 1.5 प्लस और एफ की वैल्यू 1। तो आप इन सबको जोड़ लो, 9 6 15 ये हो जाएगा, और नीचे आप देखोगे कितना हो जाएगा 5 6 6 7 7.5। कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा, सीधा सीधा 75 इंटू 2 होता है 150, यानी 2 आ जाएगा हमारा आंसर। बी ऑप्शन इसका आंसर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं भाई, क्या लिखा हुआ है इस क्वेश्चन में। देखिए इसमें हमें लिखा हुआ है कि 30 छात्र वाले सेक्शन ए में, ठीक है, 30 छात्र वाले सेक्शन ए में गणित में औसत अंक 65 है, ठीक है, और 35 छात्र वाले सेक्शन बी में गणित के औसत अंक 70 है। यदि बाद में यह पाया जाता है कि अंकों की प्रविष्टि में 47 के स्थान पर गलती से 74 लिख दिया है, 74, तो दोनों सेक्शन का औसत अंक लगभग में कितना होगा। मतलब ये ऑप्शन जो दिए हुए हैं वो हमें लगभग में दिए हुए हैं, एग्जैक्ट नहीं दिए हुए हैं, तो इस बात का थोड़ा ध्यान रखें। देखिए 30 छात्र, सेक्शन ए की बात करता हूँ मैं पहले, सेक्शन इसमें 30 छात्र हैं और इनके औसत अंक कितने हैं 65। मतलब टोटल अंक मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ। टोटल अंक आप देखोगे यहाँ से ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 15 और 18 यानी 19 1950 हो जाएगा। सेक्शन बी की बात कर लेते हैं। यहाँ पर इनका भी टोटल निकाले भाई, 35 छात्र हैं, 75 औसत अंक तो 70 है। तो इनको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 0 35 5 से लगा 3 21 और 3 24 यानी हो जाएगा हमारा 24 50। अब ये आप समझ रहे हो, ये आ गया। लेकिन हुआ क्या है एग्जैक्ट, एग्जैक्ट क्या हुआ है, एग्जैक्ट आप समझिए कि ये जो है वो सही मार्क्स नहीं है। दरअसल हमने इसमें हुआ क्या है कि 47 के स्थान पर गलती से हमने जो है वो 74 लिख दिया। तो जो 1950 है इसमें से मैं 74 घटा दूं, 74 घटा दूंगा और प्लस कितना कर दूंगा ऐड 47। तो हमारा एग्जैक्ट जो है वो टोटल पता पड़ेगा। तो यहाँ से हम देखेंगे कि एग्जैक्ट जो है वो कितना हो जाएगा हमारा 7, तो ये हो जाएगा, यानी लास्ट में हमारा 3 आएगा, 3 आएगा। और उसके बाद आप देखोगे यहाँ पर ये हमारा 7 है और ये कितना हो जाएगा हमारा 2 आ जाएगा फिर, यानी 19 23 आ जाएगा। ये हमारी एग्जैक्ट जो है वो टोटल आ गया है सेक्शन ए का। इसी तरीके से सेक्शन बी का निकालूंगा, -74 प्लस 47, ठीक है। अब इसको भी घटा के सीधे सीधे से इसमें से घटा सकते हैं, ठीक है। और इसका आप देखोगे यहाँ पर भी हमारा 3 तो लास्ट में आना ही आना है,
ठीक है, 2 भी आएगा, लेकिन यहाँ पर जो है हमारा कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। तो ये आ गया। अब इन दोनों को आप जोड़ लो, कितना हो रहा है हमारा 1923 और 2423, ठीक है। तो ये तो 46 हो जाएगा, 3 ये हो जाएगा और 4 एक है ना, 43 46 हो जाएगा। 43 46 को किससे डिवाइड करना है आपको, क्योंकि हमें जो है वो दोनों सेक्शन का औसत निकालना है। तो 30 तो इसमें थे, 65 इसमें थे, तो 35 इसमें थे, तो 65 हो जाएगा ये। और इसको आप जब निकालोगे हमारा जो अप्रोक्स के करीबन जो आएगा, तो आप देखोगे 67.27 मान सकते हो, 28 मान सकते हो। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा ये ऑप्शन। अब इसमें दो बहुत ही नज़दीक आंसर दिए हुए हैं, तो आपको ये वाले दो ऑप्शन तो कट जाएंगे इन दोनों में से, तो इन दोनों में से आपको थोड़ा लगाना पड़ेगा, मतलब आपको सॉल्व भी करना पड़ेगा। तो ये आप सॉल्व कर सकते हो, बाकी आंसर हमारा जो है वो ए ऑप्शन जो है आंसर हो। ओके, ये वाला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, इसमें हमें एक्स की वैल्यू पता करनी है। कभी भी आपको ऐसा क्वेश्चन देखे सीधे सीधे आपको आंसर कर देना है 4, यहाँ पर कोई भी संख्या क्यों कर देना, देखिए एक्स रूट में 4, इसके अंडर रूट में 4, फिर 4, फिर 4। तो अगर मैं इसका स्क्वायर कर लूँ, तो इसका स्क्वायर करूंगा तो यहाँ से एक रूट कट जाएगा, तो 4 रूट 4 रूट 4 रूट 4, ये इनफाइनाइट टाइम तक है ना। लेकिन हम आप देखेंगे कि भाई अगर मैं इसको इतना समझ लूँ इसको, तो आप देखोगे कि इसकी वैल्यू तो हमारी एक्स के बराबर है, तो इसकी जगह मैं इनफाइनाइट टाइम है ना ये, तो इसकी जगह मैं एक्स रख सकता हूँ, यानी ये 4x हो जाएगा। तो x से एक x कट जाएगा, तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी है 4 आ जाएगी, तो इसका आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन। ओके, तो कभी भी आपको ये क्वेश्चन देखे सीधा सीधा सा इस टाइप का, कोई भी संख्या हो सकती है, यहाँ पर आंसर आपको टिक कर देना। ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्यू की आयु पी की आयु से 3 वर्ष अधिक है, आर की आयु पी की आयु से दुगुनी है, क्यू की आयु एस की आयु की दुगुनी है। इसके अतिरिक्त आर और एस की आयु में अंतर हमें दिया हुआ है 30 वर्ष का। पी और क्यू की आयु का हमें बताना है, क्या होगा योग। देखिए पी और क्यू की आयु में आयु से 30 वर्ष, क्यू पी की आयु से 3 वर्ष अधिक, तो यहाँ से हमें एक इक्वेशन ये मिल जाएगा। इसी तरीके से आर की आयु पी की आयु की दुगनी है, तो यहाँ से हमें रेशियो मिल जाएगा इन दोनों का। क्यू की आयु एस से दुगनी है, तो यहाँ से भी हमें क्यू अपॉन एस यानी 2:1 ये मिल जाएगा। आगे क्या बोला गया, इसके अतिरिक्त आर और एस की आयु का अंतर, आर माइनस एस दोनों की आयु का अंतर 30 वर्ष दिया हुआ है। तो हमसे ये पूछा गया है कि पी प्लस क्यू तो दोनों का योग कितना होगा आयु। भाई सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए कैसे सॉल्व करोगे, यहाँ पर हमें क्यू पी दिया हुआ है, तो इसको हमें उठापटक करना पड़ेगा पहली बात। तो एक काम कर लेते हैं, आर की जगह मैं 2p रख देता हूँ ना, यहाँ पर आर की जगह 2p, और एक काम कर लेता हूँ एच की जगह यहाँ पर क्या रख देता हूँ, ये क्या है एच की जगह यहाँ पर क्यू अपॉन 2 आ जाएगा ना, क्यू अपॉन 2 रख देता हूँ और इक्वल टू हो जाएगा 30। अब ऐसे मैंने क्यों किया, यहाँ पे देखिए क्यू पी का हमें वैल्यू 3 दी हुई है, तो यहाँ से भी हमें इक्वेशन मिल जाएगा। तो इसको आप सॉल्व कर लेते हैं हम, तो ये हो जाएगा 4p माइनस क्यू इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा 30 गुना 60, और ये हमें दिया हुई है ऑलरेडी, तो माइनस पी प्लस क्यू इज इक्वल टू 3। भाई इसको मैंने इधर कर दिया, इसको इधर कर दिया, तो कन्फ्यूज नहीं होना। दो इक्वेशन मिल गए हमें, इसको सॉल्व कर लेते हैं। मैं यहाँ पर सॉल्व कर लेता हूँ, तो इसमें आप देखोगे ये तो कट जाएगा, प्लस माइनस है, यहाँ पर हमें 3p बचेगा, और ये कितना बचेगा यहाँ पर 63 ये बचेगा। पी की वैल्यू यहाँ से आप देखोगे 3 दूना 6 3 31 21 आ गई हमारी। अब क्यू की वैल्यू आसानी से निकाल सकता हूँ जब हमें पी की वैल्यू पता है, तो हमें क्यू की निकालना है ना। हाँ, तो यहाँ पर ही रख दो आप सीधा सीधा सा, तो क्यू की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, पी की वैल्यू 21 रखूंगा, तो 3 जोड़ दूंगा, यानी इसमें आप देखिए 24 ये है ना। तो इन दोनों को आप जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा हमारा 45 आ जाएगा, आंसर आ जाएगा इसका डी ऑप्शन 45। ओके, तो 45 जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। थोड़ा उठापटक करनी थी, बाकी ऐसा नहीं था कि मुश्किल वाला क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं भाई।
4 घंटियां को क्रमशः 15 मिनट, 25 मिनट, 35 मिनट और 45 मिनट के अंतराल से बजती हैं। यदि सभी घंटियां 9 बजे बजती हैं तो अगले 72 घंटों में वे और कितनी बार एक साथ बजेंगे? 72 घंटों में वो और एक बार कितनी बार बजेंगे? तो सबसे पहले तो हमें ये पता करना पड़ेगा कि एक साथ जो है वो कब बजेंगे। देखिए इन सब का आपको क्या करना पड़ेगा, एलसीएम ले लो आप। 35, 45 इन सब का आप एलसीएम लोगे तो यहाँ से ले लेता हूँ, 9 गुणा 5 ये हो जाएगा। 5 आ चुका है, 7 नहीं है तो 7 इसमें से ले लीजिए। 5 एक और ले लेता हूँ तो 5 ही 15 हो जाएगा। ये हमारा आ गया एलसीएम। एलसीएम आ जाएगा ये मिनट में, ठीक है, मिनट में। लेकिन हमसे बोला क्या गया है, घंटों में बताना है, 72 घंटों में कितनी बार कटते हैं, ठीक है ना। तो आप कैसे कर सकते हो इसको, तो ये तो हमारा मिनट हो गया, तो इसको घंटे में कन्वर्ट कर लेता हूँ, यानी 60 से डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है। 60 से डिवाइड कर दिया मैंने, तो इसको मैं 5 से काटूंगा, ठीक है। 12 पंजा 60 हो जाएगा, तो 12 और 3 त्रिक 9, 3 चौक 12, ठीक है ना। कितना आ गया हमारा, तो ये कितना हो जाएगा, 7 पंजा 35 और 35 105 है ना, अपॉन 4, ये आ गया हमारा आवर्स, ठीक है। यानी इतने घंटे में वह फिर से एक साथ बजेंगे। लेकिन हमसे ये बोला गया कि 72 घंटों में, तो 72 अपॉन 105 इंटू 4, ठीक है ना। अब इसको हमें यहाँ से डिवाइड करना रहेगा फिर इस हिसाब से, अगले 72 घंटों में वे और कितनी बार बजेंगे। तो एक काम करते हैं, 8 और 28 105, यानी आप देखोगे ये सीधा सीधा 2 बार ही जाएगा एग्जैक्ट, और उससे ज़्यादा बार नहीं जाएगा। तो मतलब आप देखोगे 2 बार ही बजेंगी, मतलब हमारा आंसर आ जाएगा इसका सी ऑप्शन। अब देखोगे 2 पंजा 10 और 2 यानी 210, ठीक है ना। 3 से करोगे आप तो 300 हो जाएगा, वो तो 288 से ज़्यादा हो जाएगा। मतलब 72 घंटे आप समझिए कि 72 घंटे, अगले 72 घंटों में वह सिर्फ 2 बार ही बजेंगी एक साथ। ये चारों घंटियाँ एक साथ 72 घंटों में सिर्फ 2 बार ही बजेंगी, यानी आंसर आ जाएगा हमारा सी ऑप्शन। तो देख सकते, ओके। ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। यदि 17 महिलाएं और 24 पुरुष एक काम को 5 दिन में कर सकते हैं, 12 महिलाएं 23 पुरुष उस काम को 6 दिन में कर सकते हैं, तो हमसे ये पूछा गया इनमें से कौन सा सही होता है। आसान सा ही है, 17 फीमेल है, 24 मेल है, कितने दिन में, टोटल वर्क हम यहाँ से, और ये किसके बराबर कर दूंगा मैं, 12 फीमेल प्लस 23 मेल के, तो यहाँ से आप देखोगे 6 दिन हो जाएंगे, ओके। अब इसको हमें मेल फीमेल, तो वही हमें सीधा सीधा से निकालना है। तो आप देखोगे यहाँ पर 15 पंजे 75 होता है, और यहाँ से आप देखोगे 12 छिंग 72, 15 चौक 60, 15 75, तो ये हो रहा है हमारा, ठीक है। और यहाँ से आप देखोगे 12 पंजे 12 छिंग 72, ये हो रहा है ना, 72 ये हो रहा है, कहीं गड़बड़ तो नहीं है। 12 महिलाएं ये, अच्छा ये 17 है ना, 17 है, ये 17 है भाई, 17, ठीक है, 17 है। तो यहाँ से आप देखोगे कि 17 पंजे 85, 55 25 5 7 35 और ये 85 हो जाएगा फीमेल। और यहाँ से हमारा कितना निकला, 12 छिंग 72। अगर मैं इसमें से 72 घटा दूँ फीमेल को, कि भाई ये ज़्यादा है, ये इस तरफ ले लेंगे, फीमेल फीमेल को करेंगे, मेल को मेल में करेंगे, तो यहाँ से आप देखोगे 13 यानी 13 फीमेल हो जाएंगे। 13 फीमेल मतलब आप देखिए यहाँ पर है, यहाँ पर है, ये तो ऑप्शन गए, तो ये पहले दूसरा और चौथा तो गया, यानी इन दोनों में से कोई हो। अब इनमें से देख लेते हैं भाई 18 मेल आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। यहाँ पर आप देखोगे कि 20 10 120 है ना, 5 चौक 20, हाथ से लगा 2, 5 में 10 और 2 12। इसमें देख लेते हैं, इसको घटाऊंगा तो यहाँ से 36 18, हाथ से लगा 1 12 और 1 13, 120 घटाओ इसमें से 18 आ रहा है, मतलब 18 हमारा ये आ रहा है, तो इसका आंसर आ जाएगा ए ऑप्शन, यानी 13 महिलाओं की क्षमता दक्षता जो है वो 18 पुरुष की दक्षता के बराबर हो। समझ गए, किया कुछ नहीं है मैंने, ये इन दोनों को एक साइड लेके घटा दिया है तो 13 आ गया है, इसको इधर ले गया हूँ तो ये घटा दिया तो 18 आ गया है, बस और कुछ नहीं किया। तो आप कंफ्यूज नहीं होना, ओके। तो ये थे दोस्तों आज के प्रश्न, आई होप आपको अच्छे क्वेश्चन लगे होंगे।
वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम ग्रुप पर, तो ज्वाइन कर लीजिएगा गवर्नमेंट एजुकेशन के नाम से। और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। व्हाट्सएप ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ पर व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। बाकी अपडेट भी वहाँ पर आपको मिल जाती है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।